नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी मिडिवल इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू चल रही है और इस सीरीज़ के तहत हम आपको कम से कम 13 क्लास प्रोवाइड पहले करवा चुके हैं और आज की वीडियो में हमारी क्लास 14 रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में 14 क्लास के बाद हमारी मिडिवल इंडिया कंप्लीट हो जाएगी और इस वीडियो के बाद हम अपनी अगली सीरीज़ शुरू करेंगे दोस्तों, जो कि मॉडर्न इंडिया रहेगी। आपका मिडिवल इंडिया का जितना भी पोर्शन था वह कंप्लीट संपूर्ण तरीके से ख़त्म हो चुका। आपके मिडिवल इंडिया में जितने भी क्वेश्चन बनते थे या किसी वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो सभी का सभी पोर्शन जो है वो कवर हो चुका है दोस्तों। यदि आप हमारी ये 14 की 14 क्लास लगा लेते हैं तो आपकी मिडिवल इंडिया कंप्लीट तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगी। इस 14 क्लास से बाहर आपकी मिडिवल इंडिया नहीं आने वाली दोस्तों। किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ये तीनों की तीनों इंडिया कवर होनी चाहिए दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैंने आपको एंशिएंट इंडिया पहले प्रोवाइड करवा दी थी, जिसकी 20 क्लास मैं आपको दे चुका था पहले। उसके बाद हमने मिडिवल इंडिया शुरू की थी। इस मिडिवल इंडिया में मैंने आपको कंप्लीट 14 क्लास प्रोवाइड करवा दी हैं। इस 14 क्लास में आपका कंप्लीट मिडिवल इंडिया आ जाता है दोस्तों। उसके बाद आगे हम जो सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे वो मॉडर्न इंडिया की शुरू करेंगे दोस्तों। मॉडर्न इंडिया के बाद हम अपना पॉलिटिकल साइंस निपटा लेंगे, इकोनॉमिक्स निपटा लेंगे, उसके बाद हम करंट का मटेरियल उठा लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी मिडिवल इंडिया की लास्ट वीडियो रहने वाली है। इसके बाद जो वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको, उसमें हम मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे दोस्तों। मुग़ल वंश जो आपका वो कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा और मुग़ल वंश के बाद जो हमारी हिस्ट्री आएगी वो दोस्तों आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में आएगी। मुग़ल वंश के हम लगभग 4 राजा पढ़ चुके थे, जिसमें आपके 4 राजा कौन कौन से आए थे दोस्तों। बाबर पढ़ लिया था हमने, हुमायूं पढ़ लिया था, अकबर पढ़ लिया था और जहांगीर भी हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था दोस्तों। हमने सभी मुग़ल वंशों के राजा क्रमानुसार याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखी थी, जिसकी ट्रिक थी बादशाह। सॉरी, ये गलत हो गया दोस्तों, स्पेलिंग क्या रहेगी बादशाह की, BHAJSA, बादशाह। ये क्रमानुसार मुग़ल वंशों के राजा याद रखने की ट्रिक है। B से आपका बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां और A से अंतिम राजा औरंगजेब। तो दोस्तों ये ट्रिक थी आपकी मुग़ल वंश के क्रमानुसार राजा याद करने की। मुग़ल वंश में आपके कौन कौन से प्रमुख राजा थे दोस्तों। मुग़ल वंश की शुरुआत 1526 में हुई थी और 1857 तक मुग़ल वंश चले थे दोस्तों। 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी हार गया था। इसलिए इब्राहिम लोदी का जो मकबरा था वो पानीपत ज़िले में स्थित है, हरियाणा के। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में ही हुआ था। उसके बाद जो बाबर है उसने मुग़ल वंश की स्थापना कर दी थी और मुग़ल वंश का प्रथम राजा बन गया था बाबर। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आया था। इनके शासनकाल की अगर बात कर ले तो बाबर 1526 से 30 तक रहा था, 1530 से 40 तक रहा था हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा होता था दोस्तों। हुमायूं और अकबर के बीच में 1540 और 1555 का जो बीच का समय काल है, उसमें एक अन्य वंश आ जाता है, सूरवंश। और सूरवंश में 2 राजा होते थे, राजा शेरशाह सूरी और सिकंदर शाह सूरी। उन दोनों राजाओं का वर्णन मिलता है सूरवंश में। होता क्या दोस्तों, 1540 में जब हुमायूं कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद क्रमशः नदी में कूदकर अंडरग्राउंड हो जाता है, तब सूरवंश के हाथों में चला जाता है शासन। और सूरवंश का जो राजा होता है शेरशाह सूरी राज करता है 15 साल, 40 से लेके 55 तक। उस वक्त अकबर जो है वो छोटा होता है, राजा नहीं बन पाता। इसलिए जैसे ही 55 में दोबारा हुमायूं वापस आता है 1555 में, तब हुमायूं दोबारा राजा बनता है। और दोबारा राजा बनने के बाद ये शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी को हराकर फिर से गद्दी प्राप्त करता है। और फिर 1555 के बाद 56 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो राजा बनता है जहांगीर राजा बनता है वैसे तो, लेकिन हुमायूं जो आता है वो 55 में आता है। इतना हुमायूं वापस आता है तब तक जो अकबर होता है वो शासन संभाल चुका होता है, क्योंकि जो हुमायूं है वो
बैरम खां को अकबर का संरक्षक बना के चला जाता है। तब तक अकबर की जो देख रेख है वो बैरम खां करता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद फिर हुमायूं के बाद अकबर आता है 1540 से 55 तक। फिर जहांगीर आते हैं हमारे 1556 से 1605 तक। शाहजहाँ आते हैं हमारे 1605 से 1627 तक। और औरंगजेब आते हैं हमारे 1627 से 1658 तक। ये इनके समय काल और इनके नाम थे। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके 2 राजा कवर करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जहांगीर की जो कंप्लीट वीडियो में जहांगीर को कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते थे हम सब आपको डिस्कस करवा चुके थे। जहांगीर के बाद अगला राजा हमारा शाहजहाँ आता है और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आएगा, और ये दोनों के दोनों राजा हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जो आपका शाहजहाँ है वो 1627 में राजा बनता है और 1658 तक राजा रहता है। अगर इसके बचपन का नाम पूछ ले तो दोस्तों इसके बचपन का नाम खुर्रम होता था। और इसके इसका बचपन होता था वो अपने दादा अकबर के पास बीता था, इसलिए ये अकबर की भांति ही क्या होता है, बुद्धिमान होता है। अकबर के जैसा ही इसका दिमाग होता है, अकबर के जैसा ही इसका शासन काल रहने वाला है। शाहजहाँ ने नूरजहाँ को अमृतसर में कैद कर लिया था, जो कि इसकी माँ हुआ करती थी। क्योंकि नूरजहाँ जो है वो जहांगीर के बाद सारा राज्य जो है वो खुद संभालती थी, इसलिए शाहजहाँ की नूरजहाँ से नहीं बनती थी, क्योंकि नूरजहाँ अपनी चलाया करती थी शासन करने में। इसलिए इसने शाहजहाँ ने अपनी माँ नूरजहाँ को बंदी बनाकर अमृतसर में कैद कर लिया था। शाहजहाँ को मीर जुल्मा नामक व्यक्ति ने कोहिनूर का हीरा गिफ्ट किया था, और कोहिनूर का हीरा जो आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा नामक खान से निकाला गया था। शाहजहाँ ने कोहिनूर के हीरे को मयूर सिंहासन में जुड़वा दिया था। दोस्तों, मयूर सिंहासन का दूसरा नाम पूछ ले तो तख्त ए ताउश कहलाता है, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम राजा भी शाहजहाँ कहलाता है। दोस्तों, जो आपका मयूर सिंहासन है उसके अंदर हीरे को जुड़वा दिया था। कौन सा हीरा होता था? कोहिनूर हीरा। तो जो आपका कोहिनूर हीरा होता था वो एक मयूर सिंहासन के साथ अटैच ही होता था, जहाँ भी मतलब मयूर सिंहासन और कोहिनूर दोनों ही एक साथ जॉइंट रहा करते थे। तो दोस्तों, एक आगे चलकर एक राजा आएगा जिसको नादिर शाह के नाम जिसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला जो राजा आएगा उसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। इससे पहले हम जो अपने पॉइंट है वो क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि शाहजहाँ ने कोहिनूर के हीरे को मयूर सिंहासन में जुड़वा दिया, और इसमें जुड़वाने के बाद सिंहासन और कोहिनूर का हीरा ये दोनों अटैच हो गए थे। अगर आपसे पूछ ले मयूर सिंहासन का दूसरा नाम तो तख्त ए ताउश होगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम राजा पूछ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि मयूर सिंहासन पर पहला बैठने वाला राजा कौन होता था? तो शाहजहाँ हुआ करता था दोस्तों। मयूर सिंहासन को जिस मिस्त्री ने बनाया था उस मिस्त्री का भी नाम अगर पूछ ले तो दोस्तों बेबादल खां होता था। दोस्तों, मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा ये दोनों को मयूर सिंहासन में ही अटैच था दोस्तों। कोहिनूर का हीरा मैंने क्या कहा था, दोस्तों दोनों की दोनों अटैचमेंट रहेंगे। जब भी कोहिनूर हीरे की बात आएगी तब मयूर सिंहासन की भी बात जरूर आएगी। तो दोस्तों, मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा इस दोनों को कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। और नादिर शाह कौन होता था? ईरान का नेपोलियन अपने साथ ईरान ले जाने आया था इसको। किसको? कोहिनूर के हीरे को। कौन सा राजा होता था दोस्तों? नादिर शाह। और नादिर शाह कौन होता था? ईरान का नेपोलियन हुआ करता था, जिसे ईरान का नेपोलियन बोल दिया जाता है। शाहजहाँ की अगर पत्नी का नाम पूछ ले तो मुमताज़ महल होगा दोस्तों। और शाहजहाँ की माँ का नाम पूछ ले तो जोधा बेगम या जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है। और शाहजहाँ के पिता का नाम जहांगीर तो होता ही है दोस्तों। शाहजहाँ के कुल 14 बेटा और बेटियों का हमें वर्णन मिलता है, जिनमें से 7 तो प्रसव पीड़ा के दौरान मर गए थे। डिलीवरी के दौरान, अगर इंग्लिश में बोल देता हूँ, डिलीवरी के दौरान 7 जो है वो उनके वंशज जो है वो मर गए थे। जो 7 बच्चे थे शाहजहाँ के, उनमें से जो अगले 7 बच्चे थे उनमें से 4 तो लड़के होते थे शाहजहाँ के, और 3 लड़कियाँ हुआ करती थी। शाहजहाँ के जो 4 लड़के थे उनके नाम क्या होते थे दोस्तों? पहले का होता था दारा शिकोह, दूसरा होता था मुराद, तीसरा होता था औरंगजेब, और चौथा होता था शुजा। लड़कियों के नाम क्या होते थे दोस्तों? पहली का जहां आरा, दूसरी का रोशन आरा, और तीसरी का गोहान आरा। ये 3 लड़कियां हुआ करती थी। शाहजहाँ के बाद जो अगला राजा बनेगा, जो अगला शासन संभालेगा, वो औरंगजेब रहेगा दोस्तों।
औरंगजेब के हाथों ही ये सारा शासन आ जाता है। 1631 के दौरान प्रसव पीड़ा के दौरान मुमताज़ महल की भी मृत्यु हो जाती है और उसकी याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था दोस्तों। 1631 में शाहजहाँ की पत्नी जो होती है मुमताज़ महल, उसकी मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान, मतलब डिलीवरी के दौरान। मुमताज़ महल मुग़लों की एक ऐसी रानी थी जिसको 2 बार दफनाया गया था। जैसे बाबर था ना दोस्तों, जिसको 2 बार दफनाया गया था, एक बारी आगरा के रामबाग में, और फिर उसके बाद उसके पोते अकबर ने वहाँ से निकलवा के उसकी इच्छा अनुसार उसको काबुल में दफनवाया था। तो ऐसे ही वो मुग़लों का राजा होता था। अगर मुग़लों की रानी पूछ ले, मुग़लों की ऐसी रानी जो 2 बार दफनाई गई थी, तो वो कौन सी थी दोस्तों? मुमताज़ महल थी। और पहली बार से कहाँ दफनाया गया था? उज्जैन में दफनाया गया था, और दूसरी बार उसको ताजमहल में दफनाया गया था जो कि आगरा में स्थित है। दोस्तों हुआ क्या था, जो आपका ताजमहल था वो ताजमहल आगरा की बजाय उज्जैन में बनाना पास हुआ था, लेकिन उज्जैन में उस वक्त वहाँ की जो मिट्टी है उसमें अधिक अम्लता के कारण वहाँ पर ताजमहल बनाना कैंसिल कर दिया था। इसलिए फिर उज्जैन से शिफ्ट करके इसे आगरा में बनाना डिसाइड किया गया, और तब जाके आगरा में ताजमहल बनाया गया था। तो दोस्तों पहले ताजमहल बनने का कार्य है वो उज्जैन में शुरू हुआ था, परंतु वहाँ की मिट्टी में अधिक अम्लता के कारण ताजमहल जो है उज्जैन से स्थानांतरित करके आगरा में बनाना शुरू कर दिया था। दोस्तों जो मुमताज़ महल है उसके मकबरे को ही ताजमहल कहा जाता है। जो ताजमहल है उसके नीचे ही उसी के अंदर कब्र बनी है मुमताज़ महल की। तो मुमताज़ महल का जो मकबरा है वो ताजमहल के नाम से ही जाना जाता है, ताजमहल को ही कहा जाता है। बल्कि ताजमहल बनाने का जो पत्थर है वो मकराना नामक, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से मंगवाया गया था। और एक सेंट पिटूरा नामक पत्थर, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था, सेंट पिटूरा नामक पत्थर सबसे ज़्यादा लगाया गया है ताजमहल बनाने में। दोस्तों ताजमहल से संबंधित 2-3 इवेंट हैं जो याद रखने चाहिए आपको। जो ताजमहल है उसका जो नक्शा तैयार किया था, जो उसका स्ट्रक्चर तैयार किया था, उसका नाम अगर पूछ ले तो उस्ताद ईशा है, और अगर उस मिस्त्री का नाम पूछ ले तो अहमद लाहौरी रहेगा दोस्तों। अहमद लाहौरी नामक व्यक्ति ने उस ताजमहल को बनाया था, जो कि उसका मिस्त्री कहलाता है। और ताजमहल बनने में अगर समय पूछ ले कितना लगा, तो लगभग 22 साल लग गए थे उसको बनने में। 22 साल बाद बनकर तैयार हुआ था। जिसने भी दोस्तों ताजमहल बनाने में अपना योगदान दिया था, उन सभी के हाथ कटवा दिए थे किसने? शाहजहाँ ने। क्यों कटवा दिए थे? क्योंकि आगे चलकर आने वाले समय में कोई इतनी खूबसूरत इमारत दोबारा ना बना सके। शाहजहाँ ने शाहजहाँबाद नामक शहर बसाया था, और वर्तमान में ये पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जिसे पहले क्या जाना जाता था? शाहजहाँबाद। शाहजहाँ ने क्या बसाया दोस्तों? शाहजहाँबाद, और जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। शाहजहाँ ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। शाहजहाँ ने लाल किले का निर्माण करवाया, और इसे किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पहले इसे किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में इसे लाल किले के नाम से जाना जाता है। शाहजहाँ ने दीवाने नाम और दीवाने खास का निर्माण करवाया था दोस्तों। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण भी दोस्तों शाहजहाँ ने करवाया था। जामा मस्जिद दोस्तों दिल्ली में जो शाहजहाँ ने बनवाई थी वो भी शाहजहाँ द्वारा निर्मित है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आ जाए जामा मस्जिद किसने बनवाई, तो दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाई थी। आगरा की जो जामा मस्जिद बनवाई थी दोस्तों वो शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा ने बनवाई थी। स्पेशल क्वेश्चन दोस्तों ये डालेगा कि जो जामा मस्जिद दिल्ली वाली है वो किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने। और जो आगरा वाली जामा मस्जिद थी वो किसने बनवाई थी? शाहजहाँ की बेटी होती थी जहाँ आरा, उसने बनवाई थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन हुआ करता था दोस्तों? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के पास अंतिम बार मयूर सिंहासन जाता है। अगर प्रथम राजा पूछ ले जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, तो दोस्तों वो कौन था? शाहजहाँ था। और अगर अंतिम राजा पूछ ले तो वो मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। दारा सिक्कों को C.A. अकबर यानी कि लघु अकबर, जो कि रहस्यमय अकबर के नाम से भी जाना जाता था। दारा सिक्कों ने उपनिवेशों का अनुवाद फारसी में करवाया था, क्योंकि मुग़लों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी वो फ़ारसी लैंग्वेज हुआ करती थी दोस्तों, और फ़ारसी भाषा का उपयोग किया करते थे। जो भी मुग़लों में राजा होते थे या जो भी ऑफिशियल वर्क होता था उसमें फ़ारसी भाषा का इस्तेमाल किया करता था, इसलिए मुग़लों की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है फ़ारसी।
इसलिए दारा शिकोह ने उपनिवेशितों का जो अनुवाद है वो फारसी भाषा में करवा दिया था। दारा शिकोह को शाह बुलंद और इकबाल की उपाधि भी प्राप्त थी दोस्तों। शाहजहां का जो अगला राजा दारा शिकोह को बनाना चाहता था, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। शाहजहां से अगला राजा औरंगजेब बनता है 1658 में। जहां अरब शाहजहां जो है वो बीमार हो जाते हैं, तो 1658 में उनके बीमार होने के बाद 25 अप्रैल 1658 में धर्मठ का एक युद्ध होता है, जो कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा जाता है, और इसमें औरंगजेब की जीत होती है तथा औरंगजेब ने गद्दी के लिए अपने सभी भाइयों को मरवा दिया था। दोस्तों बात क्या होती है, थोड़ी सी स्टोरी अगर मैं आपको बता दूं, शाहजहां जो है वो बीमार हो जाते हैं, और वो बीमार होने के बाद ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते थे, इसलिए वो अपना अगला राजा अपने बेटे को दारा शिकोह को बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। दारा शिकोह राजा नहीं बन पाते, इसलिए जो औरंगजेब होता है, औरंगजेब के मन में लालच आता है, और औरंगजेब चाहता था कि भाई हम चारों भाइयों में से राजा मैं बनूं, इसलिए वो अपने भाई के साथ युद्ध लड़ता है गद्दी के लालच में। गद्दी को हासिल करने के लिए वो 25 अप्रैल 1658 में धर्मठ का युद्ध लड़ता है। धर्मठ का युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसे, जो कि दोनों भाइयों के बीच हुआ था, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच गद्दी को लेकर ये युद्ध हुआ था दोस्तों। और इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हो गई थी, और जैसे औरंगजेब की जीत हुई तो वो उस गद्दी को हासिल करने में कामयाब हो जाता है, और औरंगजेब ने गद्दी के लिए अपने सभी भाइयों को मरवा दिया था दोस्तों। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा में कैद कर लिया था, क्योंकि तब तक उसकी उम्र बहुत डाउन हो चुकी थी और उसकी तबीयत भी डाउन रहने लगी थी दोस्तों, इसलिए उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा में कैद कर लिया था। 1666 में जो है आगरा की सॉरी दोस्तों शाहजहां की जो है वो मृत्यु हो जाती है। अगर मृत्यु पूछ ले दोस्तों 1666 में हो जाएगी दोस्तों शाहजहां की। शाहजहां के शासन काल को भवन निर्माण का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा भवनों का निर्माण कराया था दोस्तों। ताजमहल इसने अपनी शासनकाल में बनवाया था दोस्तों, और म्यूर सिंहासन का निर्माण भी दोस्तों इसने करवाया था, और लाल किले का निर्माण इसने करवाया था, एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों बहुत से भवन निर्माणों का इसने भवनों का निर्माण करवाया था, इसलिए इसके शासनकाल को भवन निर्माण का स्वर्णकाल कहा गया है। शाहजहां को मुमताज महल की कब्र के पास आगरा में दफनाया गया। दोस्तों ये मुगलों के ऐसे राजा रानी होते थे दोस्तों जिनको एक साथ दफनाया गया था, मतलब जिस जगह पे मुमताज महल को दफनाया गया था उसी के साथ उसी के बगल में शाहजहां की कब्र को भी बनाया गया था दोस्तों, इसलिए ये मुगलों के ऐसे राजा रानी होते थे जिनको आसपास दफनाया गया था एक साथ ही। दोस्तों शाहजहां के बाद अगला राजा बनता है औरंगजेब, और औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह के साथ युद्ध करके युद्ध में जीत के तब गद्दी हासिल करता है। तो चलिए दोस्तों औरंगजेब से संबंधित कुछ इवेंट्स पढ़ लेते हैं। औरंगजेब जो हैं वो 1658 में राजा बनते हैं, 1707 तक राजा रहते हैं। इनका जन्म अगर पूछ ले तो 1618 में इनका जन्म हुआ था। उज्जैन में दोहन नामक शहर पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अगर इसके बचपन का नाम पूछ ले कि औरंगजेब के बचपन का नाम क्या था, तो आलमगीर होगा दोस्तों। अगर इसके पिता का नाम पूछ ले कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, तो शाहजहां होगा दोस्तों। औरंगजेब की माँ का नाम क्या होगा दोस्तों, मुमताज महल होगा। और औरंगजेब के बचपन का नाम नूरजहां के पास, जो औरंगजेब का जो बचपन था वो नूरजहां मतलब अपनी दादी के पास बीता था। आप इसको अपनी दादी बोल सकते हैं, क्योंकि नूरजहां जो होती है वो शाहजहां के पिता जो कि जहांगीर होते हैं उसकी वाइफ होती है, इसलिए इसका जो बचपन है वो अपनी दादी के पास बीता था। औरंगजेब के गुरु का नाम होता था मीर मोहम्मद हकीम, और औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान होते थे दोस्तों। औरंगजेब को हम जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है कि मुगलों का ऐसा कौन सा राजा है, या फिर डायरेक्ट पूछ ले ऐसा कौन सा राजा है जिसको हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, तो वो दोस्तों औरंगजेब होगा जिसे हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। सभी खलीफा औरंगजेब से खुश रहते थे, क्यों? क्योंकि दोस्तों औरंगजेब जो है वो मुसलमानों पर ज़्यादा निर्भर रहा करता था, मतलब मुसलमानों से ज़्यादा की ओर ज़्यादा ध्यान दिया करता था। जैसे अकबर हिंदुओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देता था, ऐसे जो औरंगजेब है वो मुसलमानों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया करता था, इसलिए सभी खलीफा इससे खुश रहते थे क्योंकि ये मुसलमानों से प्यार किया करता था। औरंगजेब ने
हिंदुओं के त्यौहार पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और हिंदुओं के सभी मंदिरों को तुड़वा दिया था। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम लेकर आए थे 712 ईस्वी में, जब मिडिवल इंडिया की शुरुआत हुई थी तब लेकर आए थे। इसको एक बारी अकबर ने बंद करवा दिया था, लेकिन अकबर एक अनपढ़ राजा हुआ करता था जो कि बिना बिल पास किए ऐसे ही अनाउंसमेंट करके जजिया कर को बंद कर देता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि भाई ये बिल ऐसे बंद नहीं हो सकता, ये टैक्स ऐसे बंद नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनपढ़ होता था। इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था 1679 में। लेकिन होता क्या दोस्तों, आगे चलकर मोहम्मद शाह रंगीला जो शासक आएगा वो पढ़ा लिखा शासक होता था। वो क्या करेगा दोस्तों, एक फरमान जारी कर देगा जजिया कर को पूर्णतः बंद करने का। वो फरमान में लिखता है, मैं रहूं या ना रहूं, मुगल रहे या ना रहे, लेकिन जजिया कर नहीं रहेगा। और उसके साथ फरमान जारी करके एक बिल जारी कर जजिया कर को पुनः समाप्त कर देगा। लेकिन इसके शासनकाल में, मतलब औरंगजेब के शासनकाल में 1679 में जजिया कर को ये पुनः लागू कर देता है। औरंगजेब राजा बनने से पहले दक्कन का गवर्नर हुआ करता था दोस्तों, और यह एकमात्र ऐसा राजा होता था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों मुगलों का ऐसा कौन सा राजा था जो 2 बार अलग अलग समय में गद्दी पर बैठा, तो वो दोस्तों होता था हुमायूं। क्योंकि हुमायूं जो है वो शेरशाह सूरी से युद्ध करते वक्त करमशाह नदी में कूदकर भाग जाता है और फिर 1555 में वापस आता है, गद्दी हासिल करता है, जो शेरशाह सूरी के पुत्र सिकंदर शाह सूरी के साथ युद्ध करके पुनः गद्दी प्राप्त करता है। इसलिए अगर मुगलों का ऐसा राजा पूछ ले जो 2 बार गद्दी पर बैठा, वो भी अलग अलग समय में, तो वो हुमायूं होगा। और अगर ऐसा राजा पूछ ले जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो वो औरंगजेब होगा। एक बार दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब को बीना बजाना पसंद था। दोस्तों कितनी खास बात ये रहेगी दोस्तों, अनोखी बात यह है कि इसको बीना बजाना पसंद था, इसको म्यूजिक पसंद था, लेकिन इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। खुद को इसको बीना बजाना पसंद था, खुद को संगीत पसंद था, लेकिन फिर भी इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब एक अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह हुआ करता था। और मुगल बादशाह के साथ साथ दोस्तों अगर मुगल वंश का अंतिम राजा पूछ ले तो औरंगजेब ही होगा दोस्तों। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को जीता था और 1687 में इसने गोलकुंडा नामक स्थान को जीता था। हरियाणा में सतनामी विद्रोह हुआ था दोस्तों। आपके हरियाणा में दोस्तों 3 विद्रोह हुए जो उनसे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जो हर बार HSSC पूछ लेती है किसी भी वनडे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आपका पहला जो विद्रोह है हरियाणा में सतनामी विद्रोह हुआ, जो कि नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ। और ये सतनामी विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में ही हुआ था, 1672 ईस्वी में हुआ था। अगर टाइम इंटरवल पूछ ले कि सतनामी विद्रोह कहाँ हुआ और कब हुआ, तो 1672 ईस्वी में हुआ। किसके समय काल में हुआ? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ? नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ, हरियाणा के। दोस्तों दीनी मस्जिद का निर्माण जो कि रोहतक में पड़ती है, उसका निर्माण औरंगजेब ने ही करवाया था। औरंगजेब के समय में दोस्तों 1669 में जाट विद्रोह हुआ। पहला विद्रोह सतनामी विद्रोह हुआ 1672 में, कहाँ? नारनौल महेंद्रगढ़ में। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। दूसरा विद्रोह जाट विद्रोह हुआ दोस्तों। जाट विद्रोह कब हुआ? 1669 में। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। इससे अगला विद्रोह दोस्तों कौन सा होगा? सिख विद्रोह। और सिख विद्रोह भी औरंगजेब के शासनकाल में ही हुआ कब दोस्तों? 1675 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों कौन सा विद्रोह हुआ? राजपूत विद्रोह हुआ। वो भी इसी के समय काल में हुआ, यानी कि औरंगजेब के समय काल में हुआ, जो कि 1678 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों ये जो विद्रोह है ये याद रखना, ये HSSC के फेवरेट विद्रोह है। इनमें से कोई एक विद्रोह किसी भी शिफ्ट में देकर पूछ लेता है दोस्तों वो। इसके समय में शिवाजी के और राजा जयसिंह के बीच एक पुरंदर की संधि हुई थी, और इस संधि के तहत शिवाजी को धोखे से औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। दोस्तों संधि क्या हुई थी? शिवाजी एक राजा हुआ करते थे, और शिवाजी के बारे में हम स्पेशल वीडियो पढ़ेंगे। हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब शिवाजी के बारे में जिक्र पढ़ेंगे। शिवाजी और राजा जय सिंह, इन दोनों के बीच में एक संधि होती है जिसे पुरंदर की संधि बोलते हैं। उसमें उस संधि के तहत ये एक दूसरे को बोलते हैं कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ना ही एक दूसरे के
राज्य में दखल अंदाजी करेंगे, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी को धोखे से बंदी बना लेता है 1666 में। और औरंगजेब की एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है रबिया, जिसकी याद में ये 1679 में बीबी का मकबरा बनवाता है। और बीबी का मकबरा कहाँ स्थित रहेगा दोस्तों, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। HSSC का ये क्वेश्चन भी फेवरेट है दोस्तों कि जो औरंगजेब की एक पत्नी रबिया है, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बना कब था दोस्तों, ये 1679 में। बीबी का मकबरा किस रंग के पत्थर से बना है, तो बीबी के मकबरे को काले रंग के पत्थर से बना है, इसलिए इसका अन्य नाम काला ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है कि बीबी के मकबरे का अन्य नाम क्या है, काला ताजमहल। और इसे काला ताजमहल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये काले पत्थर से बना हुआ है। और इसका एक और अन्य नाम है दोस्तों, जिसे दक्षिण का ताज या फिर अधूरा ताज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बीवी के मकबरे को किस किस नाम से जाना जाता है, काला ताजमहल के नाम से, दक्षिण के ताज के नाम से, अधूरे ताज के नाम से। और ये सब इसके नाम क्यों पड़े दोस्तों, क्योंकि ये काले पत्थर से बना हुआ था दोस्तों। सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति किस में थे दोस्तों, औरंगजेब की सेना में होते थे, क्योंकि औरंगजेब मुसलमानों से प्यार किया करता था। और जब भी युद्ध होता था तब हिंदुओं की सेना जो है वो भर्ती कर लिया करता था। जितने ज़्यादा अगर लोग मरा करते थे तो हिंदुओं की ही मरा करते थे, इसलिए वो सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति औरंगजेब की सेना में हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा हिंदुओं को ही ये भर्ती किया करता था। इसके शासनकाल के बाद मध्यकालीन भारत समाप्त खत्म हो जाता है दोस्तों। मध्यकालीन भारत जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो आएगी वो 1857 की क्रांति आएगी। उसके बाद फिर हमारा मॉडर्न इंडिया शुरू होगा। तो मतलब जो आपका मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत वैसे 712 ईस्वी से लेके, जैसा कि मैं आपको बता चुका, 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक आपका मध्यकालीन भारत चलता है। और मध्यकालीन भारत 1707 से लेके 18 मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपकी वो 1707 से लेके 1947, जब तक देश आज़ाद नहीं होता तब तक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी दोस्तों। मॉडर्न इंडिया बोल देते हैं जिसे। और 712 ईस्वी से पहले का समय एंशिएंट इंडिया में चला जाता है दोस्तों। 712 ईस्वी से पहले का समय एंशिएंट इंडिया में जाता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा टॉपिक औरंगजेब का और शाहजहाँ का। ये दोनों टॉपिक हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है दोस्तों। अब हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे या नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो हमारी मॉडर्न इंडिया की शुरू होगी दोस्तों। मॉडर्न इंडिया की हम ऐसे ही एक सीरीज़ लेकर आएंगे, उस सीरीज़ के तहत हम आपको कंप्लीट मॉडर्न इंडिया प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद हमारी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको कंप्लीट हिस्ट्री हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लास लगा सकते हैं, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपको। 20 क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की, 14 क्लास मिडिवल इंडिया की, और आपको 15-20 वीडियो इसकी मॉडर्न हिस्ट्री की मिल जाएगी, जिससे कि आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आने वाली हैं। चलिए दोस्तों, अपनी नई सीरीज़ के साथ मिलते हैं। अब नई वीडियो के साथ मिलते हैं, नई वीडियो के साथ मिलते हैं, नई वीडियो, नई सीरीज़ और नई क्लास, नया टॉपिक। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।